गुड मॉर्निंग। मैं मनोज राणा मिशन मंजिल की तरफ से आप सभी को जोहार। आज जो क्लास होने वाली है, फिर हम लोग एक कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग एक सेट एमसीक्यू का देखेंगे। एमसीक्यू का जो सेट है ना, 40 क्वेश्चन का सेट है और कॉमर्स के 11th बच्चों के लिए एक तरह का से रिवीजन हो रहा है जो संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो आप देख रहे हैं, और मैंने पिछला क्लास में भी मैंने ऑब्जेक्टिव एक सेट बनाया था 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का। ये 40 क्वेश्चन का फिर अभी हम लोग 40 क्वेश्चन का सेट देखेंगे। 40 क्वेश्चन का जो सेट होगा उस सेट में हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और आपके लिए ये सेट जो है लक्की साबित होने वाला है। तो जो भी लोग हैं इसको एक बार है ना, यूट्यूब चैनल पे है ना, आप एक बार इसको जरूर देखें। चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन की ओर पढ़ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हेन वाज द फर्स्ट बोर्ड ऑन बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पब्लिशेड। पुस्तपालन और लेखांकन, पुस्तपालन और लेखांकन, पुस्तपालन लेखा प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो बता देते बच्चों, जो प्रथम पुस्तक जो प्रकाशित जो हुआ था है ना, लेखांकन की पहली पुस्तक जो आया था 1494 में। 1490 इसका ऑप्शन होगा, इसका पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। कहता है इसमें से कहता है अगला क्वेश्चन कहता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज, लंबे समय के लिए लाइबिलिटी क्या है। लंबे समय के लिए मतलब जो आज एक तरीका से जो कर्जा लंबे समय के लिए, ये है क्रेडिटर, हम है, मेरा कर्जा लंबे समय के लिए किसको पेमेंट, क्रेडिटर है, तुरंत पे करना पड़ेगा है ना। डिवेंचर है, ये लंबे बिल पेबल और आउटस्टैंडिंग ऐसे भी देखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर और बिल पेबल ये करेंट लाइबिलिटी होता है। करेंट लाइबिलिटी मतलब अल्पकाल के, जिसकी अवधि 12 महीने से कम होती है। लेकिन ये डिवेंचर है, ये डिवेंचर है वो एक तरीका से दीर्घकाल, जिसकी 12 महीने से ज्यादा का होता है अवधि काल। तो वो लॉन्ग टर्म बोला तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड का हो जाएगा बी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन कहता है रूढ़िवादी सिद्धांत, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन मूल्य निकाला जाता है। रूढ़िवादी स्टॉक जो है इसका मूल्यांकन, जो स्टॉक का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब रूढ़िवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक मूल्य का लेखांकन किस मूल्य पे किया जाता है। तो किस मूल्य पे किया जाता है, तो पहला ऑप्शन है, कहता है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। दूसरा जो दिया हुआ है मार्केट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस में मार्केट प्राइस विच ओवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा उस पर नन ऑफ दिस। तो बता देते हैं कि रूढ़िवादिता के सिद्धांत जो होता है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत जो स्टॉक का मूल्यांकन होता है वो कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा और मार्केट प्राइस में दोनों में जो कम होगा, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य और बाजार मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो कम होगा उसी का होगा। इसके मतलब ये ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला चलेंगे, अगला हम लोग चलते हैं। अगला चलेंगे, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है। लेखांकन सिद्धांतों का क्या महत्व है। कहता है लेखांकन सिद्धांतों का द इम्पोर्टेंट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज, लेखांकन सिद्धांत का क्या महत्व है। तो लेखांकन सिद्धांत का यदि महत्व में आएंगे हम लोग,
लेखांकन सिद्धांत का क्या महत्व है? द इम्पोर्टेंट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज, है ना, किसके किसके लिए लेखांकन करना जरूरी है और किसके किसके लिए इसका इम्पोर्टेंट है। तो फॉर इन्वेस्टर, बिल्कुल इन्वेस्टर के लिए भी होगा, लेखांकन तो करना पड़ेगा। फॉर अकाउंट्स के लिए भी होगा, उसके लिए भी होगा। फॉर एडिटर्स, उसके जो जांच पड़ताल करेगा उसके लिए। लेखांकन ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि लेखांकन जो है, जो लेखा किए जाएंगे वो सबके लिए किए जाएंगे, लेखा सबके लिए किए जाएंगे, है ना, कि और सबको लेखा करता है, बिना लिखे बिना रिकॉर्ड किए कोई भी लेन देन का सही सही एक तरीका से अब उसका आकलन, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसे लिखना ही पड़ेगा, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे तो एक तरीका से एडिटर हो, जो भी होंगे लेखांकन करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस अवधारणा के अनुसार, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय के लेनदार माना जाता है। देखिए व्यवसाय का जो ओनर है, ओनर प्रोप्राइटर या ओनर है, बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। कहता है अकाउंटिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर या ओनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, है ना, मतलब किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का ओनर होता है, जो व्यवसाय का मालिक होता है, वो व्यवसाय को लेनदार माना जाता है। मतलब यदि कोई भी व्यवसाय चीज से बिजनेस का मालिक निकालता है, अपने लिए निकालता है, समय के लिए निकालता है ना, हाउस होल्ड के लिए निकालता है, तो उसको क्रेडिटर माना जाता है। क्योंकि आप बिजनेस से निकाल रहे हैं, यदि बिजनेस से निकाल लेंगे और उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे, या बिजनेस में आप फिर जो निकालें उसको जमा नहीं करेंगे, तो आपको क्या होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, जो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति होगी, वो आप सही आकलन नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए उसको क्रेडिटर के दर्जा दिया जाता है कि भाई आप बिजनेस से निकाले हैं तो आप बिजनेस में अब जमा कीजिए, तब प्रॉफिट एंड लॉस उसका लेखा कीजिए, तब प्रॉफिट एंड लॉस सही सही आकलन होगा, अन्यथा सही सही आकलन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको अलग माना जाता है। तो इंटिटी कॉन्सेप्ट, इकाई अवधारणा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इकाई अवधारणा के अंतर्गत, है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आगे चलेंगे, कहता है हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन ए जनरल, जनरल में कितने कॉलम होते हैं। तो जनरल एंट्री के लिए हम बताए थे, जनरल एंट्री में कितना कॉलम होता है, तो 5 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम होता है। पहला हम लोग लिखते हैं डेट, दूसरा क्या लिखते हैं हम लोग? पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं जो अगला होता है एलएफ, अमाउंट, यहाँ अमाउंट, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का। टोटल यदि देखेंगे तो 5 कॉलम होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो जनरल में हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन ए जनरल, जनरल में 5 कॉलम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, छठा का क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 5 कॉलम होता है, जो आपको बता दिए, है ना। आगे चलेंगे, सेवन नंबर कहता है लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं, है ना। कहता है द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इन कॉल्ड, कहता है लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं, लेन देन को संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं, लेन देन को संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं? जो लेन देन करते हैं और लेन देन के संक्षिप्त व्याख्या करना है, उसको क्या कहते हैं? समरिंग कहते हैं, पार्टिकुलर बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो हम बताते हैं जो लेन देन करते थे, तो जो बच्चों आप लोग जनरल जो बनाए होंगे, जनरल बनाते थे, उस समय जनरल बनाने के बाद बीइंग में करके नरेशन लिखते थे। बीइंग, जैसे मान लिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सोल्ड गुड्स फॉर, जो बीइंग में लिखते थे उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन, स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण, इसका 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। कहता है 8 नंबर में द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शो ए डॉट 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 बैलेंस। कहता है रोकड़ बही के नगद खाने का शेष सदैव होता है। रोकड़ बही के, रोकड़ बही कैश बुक बना रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं?
कैश बुक बना रहे हैं। अब कैश बुक बनाते हैं, ये हम लोग कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक बना रहे, कैश का बुक बनाते हैं। तो कैश बुक यदि हम लोग बनाते हैं, कैश बुक का जो सदैव जो शेष होता है, लगभग हर समय, है ना, सदैव लगा हुआ है ना, ऑलवेज लगा हुआ है। यदि सदैव लगा हुआ है ना, ऑलवेज लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि लेखांकन का जो होगा, जो रोकड़ खाने का सदैव शेष जो होगा, जो सदैव शेष होगा वो डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का क्या आंसर होगा? ए होगा, है ना। आगे क्वेश्चन कहता है विक्रय दा, कहता है विक्रय बही में लिखा जाता है इन सेल्स बुक रिकॉर्ड इज मेड, इन सेल्स बुक रिकॉर्ड इज मेड। मतलब एक तरीका से समझिए कि रिकॉर्ड जो करना पड़ता है, जो सेल्स बुक बनाते हैं, सेल्स का हम लोग खाता बनाते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल सही बनाते हैं। जब सेल्स का हम लोग खाता बनाते हैं, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का जब खाता बनाएंगे तो जो सेल्स अकाउंट का जो रिकॉर्ड होगा, जो सेल्स अकाउंट का जो रिकॉर्ड होगा, वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, किस ढंग से रिकॉर्ड करेंगे। यदि सेल्स अकाउंट का खाता बनाते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि सेल्स नगद में किए हैं, सेल्स हम लोग क्या किए हैं, यदि नगद किए हैं, तो नगद का जो भी हम लोग नगद बेचे हैं, तो नगद का लेखा कैश में चला जाएगा, है ना, कि कैश में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यदि आप उधार में यदि कोई चीज को यदि आप लोग सेल किए हैं, तो उसी का लेखा सेल्स बुक में होगा। मतलब कि क्रेडिट सेल्स, मतलब उधार विक्रय, यदि उधार बेचे हैं, उधार विक्रय का लेखा जो होता है, उधार विक्रय का लेखा जो होता है, जो उधार बेचेंगे उसी का सेल्स बुक में लिखा होगा, है ना। जैसे एक तरीका से क्वेश्चन आ जाए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसका जनरल एंट्री कैश की है, तो जनरल क्या बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगा? सेल्स अकाउंट। अब ये कैश का लेखा हो गया, लेकिन यही रह जाए कि सोल्ड गुड्स टू मोहित, सोल्ड गुड्स टू मोहित, तो सोल्ड गुड्स किए तो इसका एंट्री क्या बन जाएगा? मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके मतलब है सेल्स का लेखा मोहित के खाता में हो रहा है, तो उधार का, तो देखेंगे माल का विक्रय, है ना, सेल ऑफ गुड्स, ऑल कैश सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। कहता है ऑल क्रेडिट, सभी उधार विक्रय के लिए, माल का सभी उधार विक्रय के लिए, ये ऑप्शन होगा। सभी उधार के लिए नहीं, जो वस्तु की है, जो सामान की है, उसको उधार बेचेंगे उसका लेखा, तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे फिर हम लोग, अब आगे आइए 10 नंबर देखेंगे। 10, अब 10 नंबर क्वेश्चन का था पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है, पासबुक का डेबिट शेष, है ना। यदि डेबिट शेष कोई भी चीज का रहता है, डेबिट शेष, तो समझ जाइए कि फेवरेबल है, और यदि क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट तो डेबिट शेष बोला है, क्या बोला है? डेबिट शेष, इसके मतलब है अनुकूल शेष होगा, फेवरेबल होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे, जब ग्राहक माल का लौटाता है तब उसे भेजा जाता है। जो ग्राहक माल को लौटाता है, मतलब ग्राहक है माल को लौटा दिया, जब ग्राहक माल को लौटा देता है, जो माल को लौटा रहा है, तो ग्राहक क्या करेगा? तो ग्राहक यदि माल को लौटाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्या बोलेंगे? क्रेडिट नोट। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। आगे कहता है चलिए, कहता है गुड्स वर्थ 5000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ फ्री सैंपल इज ए मार्केट टू ज्वाइन एंट्री विल बी। यदि आप गुड्स जो है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब 5000 का माल मुफ्त में नमूने के तौर पर बाजार में वितरित किया गया, तो रोजना मचा क्या जनरल होगा? 5000 का माल यदि हम
एक तरीका से फ्री बांट रहे हैं। तो कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी यदि वो कोई भी चीज फ्री बांटता है तो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रचार कर रहा है। वो जानता है कि आज हम फ्री बांटेंगे तो आने वाले समय में मेरे पास कस्टमर आएंगे, मेरे सामान ज़्यादा सेल होगा, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट 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 अकाउंट डेबिट क्या बांट रहा है? टू माल बांट रहा है, टू परचेज अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग तो होगा नहीं, है ना। सेल्स तो कभी डेबिट होता है नहीं, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होता जनरल एंट्री में, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेल्स कभी भी जनरल एंट्री में डेबिट नहीं होता है। ये ऐसे कट गया, ये ड्रॉइंग है तो होगा ही नहीं ड्रॉइंग, है ना, कि ड्रॉइंग किया नहीं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ भी डेबिट है, टू परचेज एडवर्टाइज कैश, कैश के रूप में नहीं बांटा, कैश को कभी फ्री के रूप में नहीं बांटा जाता है, कैश कभी भी फ्री के रूप में नहीं बांटा जाता है। और कैश फ्री नहीं बांट सकते हैं आप, कैश फ्री नहीं बांट सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। कहता है तलपट किस प्रकार की शुद्धता को दर्शाता है? तलपट जो है किस प्रकार की शुद्धता को दर्शाता है? सैद्धांतिक, अर्थमेटिकल, है ना, अंकगणितीय, है ना, लिपिकीय या प्रैक्टिकल। तो तलपट हम लोग जो बनाते हैं, जनरल बनाने के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेजर बनाने के बाद क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग ये देखते हैं कि जो जनरल में रिकॉर्ड किए, दैट में जनरल में किसका रिकॉर्ड होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि जनरल में उसी का रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी के रूप में होता, मुद्रा के रूप में जो लेन देन होते हैं। फ्री बांटना कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना, फ्री बांटना कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है ना। या कोई भी वस्तु को एकदम बिना पैसे का लेन देन करना कोई बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। तो पार्ट तभी कहलाएगा जब वो मनी, पैसे के रूप में लेन देन करेगा। तो पैसे के रूप में जो लेन देन हुआ है, कितना हम लोग परचेज किए, कितना सेल किए, कितना सामान आया, कितना सामान बचा हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मनी, मुद्रा होता है, मनी की जरूरत होती है। तो जो मनी की जरूरत जब होती है, मनी की आवश्यकता होती है, तो मनी का ही रिकॉर्ड करते हैं कि कितना बचा हुआ है, कितना का मूल्य बिका, कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए अंक गणितीय की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13 का हो जाएगा बी। 13 का क्या हो जाएगा हम लोग को? बी नंबर हो जाएगा। आगे चलेंगे। चलिए 14 नंबर, ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस है, स्टेटमेंट है, अकाउंट है, सब्सिडी बुक है, लेजर है। तो ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक तरीका से स्टेटमेंट, अकाउंट तो होगा नहीं, लेजर तो होगा नहीं, सब्सिडी बुक होगा नहीं, है ना। तो क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो हम लोग बना के देखते हैं। 14 का ये होगा कि जो स्टेटमेंट अभी पिछला क्वेश्चन में बताए कि अंकगणितीय शुद्धता को जानते हैं, एक विवरण होता है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। कहता है राजन को 2900 का माल बेचा, राजन को 2900 का माल बेचा, परंतु विक्रय बही में 9200 लिखा गया। विक्रय बही में 9200 लिखा गया, 2900 के माल बेचे और 9200 लिख दिए, मतलब उल्टा लिख दिए। माल बेचे 2900 का और लिख दिए 9200। किस प्रकार की गलती है? कहता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। तो समझिए, यदि कोई भी लिपिक यदि अमाउंट का गलती करता है, कोई भी लिपिक अमाउंट का गलती करता है, अमाउंट में गलती कर रहा है, तो अमाउंट वो समझ जाइए कि एक तरीका से वो हिसाब का शुद्धि कर दिया। हिसाब मतलब गलती लिख दिया, लिखना था 2900 लिख दिया 9200, मतलब जो क्लर्क गलती किया उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलेंगे।
चलिए क्वेश्चन कहता है हरास एक प्रक्रिया है, डिप्रेसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, डिप्रेसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, डिप्रेसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस क्या है, संपत्ति कहता है उसका क्या, एक ह्रास एक प्रक्रिया है, क्या संपत्ति के मूल्यांकन, संपत्ति के सत्यापन, संपत्ति के लागत को उसके उपयोगी जीवन काल में बांटने का, संपत्ति के मूल्य को घटाने का। नहीं, इसका जो एक तरीका से होगा संपत्ति के लागत को उसके उपयोगी जीवन काल में बांटने, कि जो संपत्ति खरीदे हैं कितना दिन उसका जीवन काल होगा, कब तक रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो 16 का हो गया सी। आगे आप प्रचलन के कारण मूल्य में कमी का अर्थ है। आप प्रचलन मतलब क्या होता है, आप प्रचलन के मतलब होता है कि कोई वस्तु अभी चल रहा है उसके जगह पर नया तकनीक आ गया। जैसे अभी ले लीजिए फोन में ले लीजिए, अभी हम लोग जो मोबाइल फोन रखते हैं, मोबाइल फोन पहले था 3G है ना, फिर आया 4G, फिर आया 5G। तो ये क्या कर रहा है, 3G जब चल रहा था तो 4G आया तो इसका प्रचलन हो गया, जब 5G आया तो इसका प्रचलन हो गया, अब 6G आएगा तो 5G का प्रचलन हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब नया चीज आ जाता है तो पुराना चीज अप्रचलित हो जाता है, उसका वैल्यू घट जाता है। जब नया चीज आया और पुराना चीज एक तरीका से समझिए कि पुराना चीज खत्म हो गया, तो किस कारण, बाजार मूल्य में गिरावट, भौतिक घिसावट, टूट-फूट, समय व्यतीत होना, नव निर्माण एवं आविष्कार। देखियो नया चीज आ गया, यही तो बोले कि 3G के 4G आया तो 3G को वेस्ट किया, 5G आया तो 4G को वेस्ट कर रहा है, 6G आएगा तो 5G, तो नया चीज का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या ऑप्शन 17 का हो जाएगा, डी नंबर। मतलब नया चीज आ जाएगा, नया चीज आविष्कार हो जाएगा तो पुराना चीज का प्रचलन घट जाता है, जैसे मैंने फोन के रूप में बताया है ना। चलिए 18, एक मशीन 20,000 में खरीदी और क्रमागत हाथ विधि 20 प्रति वार्षिक की दर से ह्रास रहा है, तीसरे वर्ष के अंत में संपत्ति का मूल्य क्या होगा। तीसरे वर्ष के अंत में संपत्ति का मूल्य क्या होगा, तो तीसरे वर्ष के अंत में, और मेथड है, कौन मेथड है, सबसे पहले देखो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। कौन है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रेट कितना परसेंट है, 20% है, संपत्ति का वैल्यू कितना है, 20,000 है, तीसरे साल के अंत में बोल रहा है, तो तीसरे साल के अंत में देखेंगे कि एसेट्स कितना का है हम लोग को, 20,000। डिवेंसिंग मेथड है, 20,000 फर्स्ट ईयर का डिप्रेसिएशन निकालेंगे तो 20,000 का 20%, 2 दूनी कितना हो गया, 4,000। तो ये 20,000 में 4,000 गया, रिटर्न डाउन वैल्यू 16,000, सेकेंड साल में आएगा डिप्रेसिएशन तो 16,000 का 20%, 16 दूनी 3200, 16 दूनी 3200, 008, यहाँ 15 में 3 गया तो 12, 12,800, 12,800। अब इसका निकालेंगे थर्ड ईयर में डिप्रेसिएशन तो 12,800 का 20%, 101010, 08 दूनी 16 का 6, 12 दूनी 24 और 1 25। तो क्वेश्चन कहता है कि उसका कहता है कि तीसरे वर्ष के अंत संपत्ति का तीसरे वर्ष के अंत में तो 2560 घट जाएगा, 0,4, 7 में 2 है ना, यहाँ 12, 10,240, तो 10,240 है, 10,240 है, डी नंबर इसका ऑप्शन। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। ये 10,240, 10,240, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अब 19 नंबर में आएंगे, 19 नंबर में हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर प्रोविजन आर। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन को देखेंगे, प्रोविजन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि लाभ का विनियोजन है, लाभ के ऊपर प्रभार है, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि एक तो लाभ का विनियोजन नहीं है, प्रोविजन मतलब होता है लाभ के ऊपर प्रभाव। यदि लाभ से ज्यादा हो रहा है, लाभ से ज्यादा कमा रहे हैं तो आप प्रोविजन करके रखिए, क्योंकि बिजनेस में आने वाला निश्चित नहीं रहता, आप लॉस में जा सकते हैं, है ना, आपका लायबिलिटी बढ़ सकता है। तो आप यदि रखेंगे लाभ से ऊपर ज्यादा लाभ हुआ है तो प्रोविजन करके रखिए, है ना, उसको जमा करके रखिए। हो सकता है कि फ्यूचर में यदि
लॉस हो तो भरपाई इसी प्रोविजन से किया जाएगा। तो लाभ के ऊपर प्रभार होता है, इसको मानेंगे बी नंबर। आगे चलेंगे। चलिए आगे चलेंगे। डूबत ऋण, डूबत ऋण से प्राप्ति है, डूब गया पैसा और वो पैसा यदि हमको मिल गया, डूब गया था, बेड कर गया था, है ना। यदि मान ले बताए थे डेटर, डेटर में एक होता है बेड डेप्ट, एक होता है डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, एक होता है ना डाउटफुल डेप्ट, एक होता है गुड, गुड मतलब अच्छा, अच्छा व्यक्ति है डेटर मतलब जिसको हम पैसा दिए जो हमको देने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति पैसा देगा नहीं, एक ऐसा व्यक्ति दे भी सकता नहीं भी दे सकता, डाउट है। और एक ऐसा व्यक्ति है बहुत अच्छा है, दिए पैसा तो हमको देवे करेगा, गुड है ना। तो गुड है। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक डूब गया था, रिकवर ऑफ बैड डेब्ट, डूब गया था, अब पैसा हमको मिल गया, तो रिवेन्यू रिसीव है, कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दोनों होगा नहीं, कट जाएगा, खर्चा तो होगा नहीं क्योंकि पैसा डूबा हुआ मिला। तो ये कैपिटल रिसीव है कि रिवेन्यू, तो भाई ये कैपिटल हो ही नहीं सकता, रिवेन्यू रिसीव है। क्या है? रिवेन्यू रिसीव है। 20 का ऑप्शन नंबर ए। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, कहता है विनिमय पत्र एक है। विनिमय पत्र क्या है ना। तो विनिमय पत्र एक तरीका समझेंगे अनकंडीशनल, कंडीशनल, ए बी दोनों इनमें से कोई। तो विनिमय पत्र जो आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज यदि पढ़ेंगे आप लोग, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में यदि आते हैं इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 चीज आता है, बिल आता है, चेक आता है ना। बिल चेक इसको रखा गया है ना। तो बिल को रखा गया है, चेक को रखा गया है। तो बिल और चेक, तो कोई भी बिल और चेक तो शर्त रहित होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनकंडीशनल होता है, कोई भी चीज का कंडीशनल नहीं लगा रहता। विनिमय बिल में पक्षकार होते हैं, देखिए विनिमय बिल में पक्षकार होते हैं। तो विनिमय बिल, बिल के पक्षकार 3 होता है, बिल का पक्षकार क्या होता है? 3 होता है। लेखक बिल को लिखने वाला, स्वीकार करने वाला और एगो प्राप्त करने वाला। इसके मतलब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इसका मतलब है कि 22 का ऑप्शन नंबर हो गया डी, है ना। 23 नंबर चलेंगे हम लोग आगे। चलिए, कहता नोटिंग बैग का भुगतान बिल का धारक द्वारा किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है। नोटिंग बैग, है ना, नोटिंग कहता है नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज जब हम लोग आते हैं, नोटिंग चार्ज के बारे में आते हैं, है ना। तो नोटिंग चार्ज का जो बिल का धारक है वो चुकाता है, ठीक है। नोटिंग चार्ज होता है क्या है? यदि कोई व्यक्ति बिल दिया और बिल देने के बाद मान लिया जाए बिल समय पर एक तरीका से पेमेंट नहीं किया गया या बाउंस कर गया, तो उसको कोर्ट से एक तरीका से उसको फिर से रिन्यूअल किया जाता है। तो रिन्यूअल करते समय जो कोर्ट में जो भी वकील होते हैं जो उसका नोटिंग बाय लेते हैं, जो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, जो उसके, है ना, जो उसको री करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, उसका पेमेंट जिसके पास रहता है ना, वो एक तरीका से धारक जो बिल को रखा वो तो पेमेंट करता है, लेकिन बाद में इसे वसूल किया जाता है कि उस समय जो बिल जिसका है उससे वसूल किया जाएगा। तो बिल किसका है? तो बिल जिसका भी है ना, ड्रोवर, ड्रोवी, कहता इंडोसर, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो बिल को हम लोग एक तरीका से जो हम लोग फिर नोटिंग पर लेते हैं उसको बी, है ना, ड्रोवी है ना, जिसका बिल था बी। आगे कहता है ए ने बी पर एक बिल लिखा, ए ने, एक ए है, बी पर एगो बिल लिखा, ए है जो बी पर बिल लिखा, ठीक। ए ने सी को बेचान कर दिया, ए ने बी पर एक बिल लिखा, ए ने
बिल सी को बेचान कर दिया, अब ये बिल लिखा सी को बेचान कर दिया, हाँ, तो प्राप्त करता होगा। जो प्राप्त करता कौन होगा, इसको कौन प्राप्त करेगा, तो कौन प्राप्त करेगा, मान लिया जाए ए अब बेच दिया सी को, तो इसका जो पेमेंट, मान लिया, देखिए यहाँ क्वेश्चन, ए ने बी पर एक बिल लिखा, ए ने बी, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि ए ने बी पर एक बिल लिखा, ये लिख रहा है ना, ये लिख रहा है, किसका लिख रहा है, बी का बिल लिख रहा है, ये लिख रहा है, इसका मतलब बिल जो करेक्ट है बी का बिल है। किसका बिल है, बी का बिल है, वो ये लिख के रखता है, क्योंकि बिल है ये लिखेगा, लेकिन इसकी हस्ताक्षर अनुमति ये लेगा, और पेमेंट कौन करेगा, बी। अब क्या किया, ये जो है ये का बिल, जो बी का बिल ये रखा था, वो बिल सी को दे दिया कि भाई कि एक बिल है बी का, अब उसका पेमेंट कौन लेगा, तो पेमेंट कौन लेगा, सी लेगा। कौन पेमेंट लेगा, सी। मतलब समझिए, ये बता रहा है ये बी व्यक्ति है, बी ए से सामान खरीदा और पेमेंट ना करके एक बी ए को बोला कि मेरा एक बिल लिख दीजिए, अब बिल रख लीजिए, हम आपको कुछ दिनों के बाद पेमेंट कर देंगे, जो इसकी एग्जैक्ट 3 महीने होती है, तो 3 महीने मान लिया जाए कि पेमेंट कर देंगे, तो 3 महीने में बी ए को पेमेंट कर देता, तो ये इसके लिए एक बिल रख लिया, क्या रख लिया, ये एक बिल रख लिया। अब ए को ऐसी जरूरत पड़ी कि अब हमको पैसा चाहिए, तो पैसा ए को चाहिए, हो सकता है बिल जो था वो निश्चित डेट हुआ होगा, डेट पूरा नहीं हुआ, तो ये क्या किया, उसी को बेच दिया कि भैया कि आप हमको कुछ पैसे दे दीजिए, आप जो है सो बी का बिल रख लीजिए, जिसमें बी से आप पेमेंट ले लीजिएगा। सी भी बोला ठीक है, तो अब जो बी पेमेंट करेगा, तो बी ए को ना पेमेंट करके सी को करेगा, क्योंकि जो बी का बिल था वो सी के पास पहुंच गया, तो वही कहता है इसका कौन पाएगा, तो कौन पाएगा, सी पाएगा। कौन पाएगा, सी पाएगा। इसका 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलेंगे, चलिए, दिया हुआ वन द बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, 100 क्वेश्चन 31 to 36। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के आधार पे हमको 31 से लेके 36 तक बनाना है, 31 से लेके कहाँ तक बनाना है, 36 तक बनाना है, तो 31 से लेके 36 तक बनाना है। चलिए 31 से लेके 36 तक बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले कहता है 31 से लेके 36 तक बनाना है, ये गलत दिया हुआ है, अच्छा नहीं 30 तक बनाना है, मतलब ये क्वेश्चन 25 से लेके 30 तक बनाना है। यहाँ होगा 25 से लेके 30 तक बनाना है। चलिए 25 से लेके 30 तक बनाना है, तो 30 तक बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेट परचेज क्या होगा, नेट परचेज, तो नेट परचेज बराबर होता है, नेट परचेज जो बोल रहा है, नेट परचेज बोल रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब हम लोग देखेंगे, परचेज है ये परचेज, इसका मतलब ये हुआ परचेज हम लोग, और कहता है रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न ये है, तो कहता है 60,000 में परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ, 2,000, तो 60 में 2 जाएगा तो बचेगा 58,000। तो हम लोग देखेंगे यहाँ 58,000 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर 25 का सी हो जाएगा। अब 26 नंबर में जब हम लोग आएंगे, 26 नंबर में आते हैं, तो 26 नंबर का आता है नेट सेल्स, तो यही होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स देखेंगे, सेल्स 1 लाख है और रिटर्न 6,000 है, तो 1 लाख में मतलब 1 लाख में 6,000 चला जाएगा, तो बचेगा 94,000, तो 94,000 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा।
यहाँ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि मान लिया जाए, कहता अंतिम स्टॉक 36,000 तो सकल लाभ होगा। कहता है कि अंतिम स्टॉक 36,000 है तो सकल लाभ क्या होगा। तो सकल लाभ क्या होगा, तो सकल लाभ को हमको जानना पड़ेगा ना, ग्रोस प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। तो ग्रोस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा तो हम लोग ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब इस चार्ट को यदि देखेंगे बहुत बढ़िया से, ग्रोस प्रॉफिट यदि हम लोग देखते हैं, ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं शॉर्ट में, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्रोस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट यदि निकालते हैं तो सबसे पहले 2 लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है कितना है, 20,000 है। 2 परचेज लिखते हैं, 2 परचेज, तो परचेज में अभी लिखे 58,000 लिखे। बाय सेल्स लिखते हैं, तो बाय सेल्स अभी नेट निकाले तो 96,000 लिखे। यहाँ तक ठीक है, 96,000 लिखे। और क्या दिया हुआ है, रिटर्न हो गया और स्टॉक हो गया ये। और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, सैलरी नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं होगा, प्रीपेड नहीं होगा, पर डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, अब डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000 है। अब जोड़ो, अब जोड़ दीजिए। अब 58 और 20, 78 और 6, 78, 2 दे दीजिए, 80 और 4, 84,000 हुआ। ये आया इधर, ये इधर आ रहा है 96,000 और प्लस जो है 96,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हम लोग को। तो क्लोजिंग स्टॉक को यदि देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कहता है 36,000 है। क्लोजिंग स्टॉक 36,000 है, कितना है, 36,000। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 36,000 हम लोग क्या करेंगे, है ना, 84,000 आया था, ठीक है। 84,000 यदि आया था, है ना, 84,000 आया था, उधर 96,000 था और प्लस जो दिया हुआ है 36,000। 0 0 0 6 6 12 9 3 12 9 3 12 1 13, 1,32,000, 1,32,000 घटा दो, 3 जीरो ऑलरेडी आ गया। 12 में 4 गया 8 आ गया, 12 में 4 गया तो 8 आ गया, और यहाँ हो गया 4, 48,000। तो यहाँ देखेंगे कि कहीं 48,000 है ना। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में देख रहे हैं, इसके मतलब है कि 12 में 4 गया 8, इसके मतलब हुआ कि इसको हम लोग फिर बारीकी से देखें ना कहीं हम लोग फोल्ड किए हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग फोल्ड किए हैं। तो फोल्ड किए हैं तो देख लेते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे, किस ढंग से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसको पूरा फॉर्मेटे बना देते हैं। क्या बना देते हैं, इसका हम लोग फॉर्मेट बना देते हैं। अब कैसे बनाएंगे इसका फॉर्मेट, अब इसका पूरा फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस करते हैं हम लोग परचेज रिटर्न, बाय सेल्स, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 36,000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 36,000 है। यदि हम लोग ओपनिंग स्टॉक में आते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गया 20,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 58,000। डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000 है ना, रेंट उपसर्ग नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000। टोटल जोड़िए 0 0 0 8 6 14 के 4, 5 2 7 84,000।
बाद में आएंगे सर 1 लाख में 6 जाएगा 94,000, ठीक है। सेल्स आ गया, उसमें 36,000 जोड़ दीजिए, 36,000 जोड़ दीजिए, 0 0 0 6 4 10 के 0 9 3 12 1,30,000 में एक तरीका से 84,000 जाएगा। तो 0 0 0 10 में 4 गया 6, 10 में 4 गया 6, 12 में 46,000, इसका आंसर आएगा 46,000। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर देखते हैं 46,000 कहाँ है, 46,000 कहाँ है ना, 46,000 है, कितना है 46,000, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। 27 को हम लोग मारेंगे सी नंबर। अब 28 देनदारों पर 5% संचय करना है, डेटर पर 5% करना है और डिप्रेसिएशन पर फर्नीचर लगाना है ना, डिप्रेसिएशन पर फर्नीचर लगाना है। तो डिप्रेसिएशन पर फर्नीचर तो देखेंगे डेटर और डिप्रेसिएशन कितना है, तो डेटर और डिप्रेसिएशन कितना है, तो देख लो भाई, डेटर हम लोग को दिया हुआ है, फर्नीचर जो है सो 12,000 है, फर्नीचर 12,000 और डेटर जो दिया हुआ है 40,000, डेटर दिया हुआ है 40,000, मतलब समझिए कि डेटर जो दिया हुआ है, डेटर जो दिया हुआ है, जो डेटर दिया हुआ है 40,000, कितना दिया 40,000 का बोला है 5%, तो 5/100, 1 0 1 0 1 0 4 5 20 2,000, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 का क्या हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा। और फर्नीचर पर कहता है कि 10%, तो फर्नीचर अभी देखे हम लोग 12,000, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 का सी। अब फर्नीचर दिया हुआ है 12,000, अब 12,000 का कहता है 10%, तो 1 0 1 0 कितना हो गया 1200, तो 1200 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 30 नंबर कहता है अंतिम स्टॉक 36 तो विक्रय की लागत क्या होगा, यदि अंतिम स्टॉक 36,000 हो तो विक्रय की लागत क्या होगा, यदि 36 है तो विक्रय की लागत क्या होगा, तो विक्रय की लागत क्या होगा, 36,000 है तो विक्रय की लागत 36 हो गया और 12, 36 12 कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा ऑप्शन ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, अब वो चार्ट के अनुसार हो गया, अब आगे चल रहे हैं हम लोग, आगे चलेंगे। आप लोग बच्चों इस तरीका से क्वेश्चन आएगा तो रफ में बना लीजिएगा, है ना, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाइएगा तो सारा बन जाएगा, है ना। हम लोग जो है सो डायरेक्ट बना दिए, है ना। आगे चलेंगे कहे कि यदि लंबा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए डायरेक्ट कहता है इनमें से कौन चालू संपत्ति, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज द करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स कौन है, तो ये भी मेरा एक तरीका देखेंगे, करेंट एसेट्स है, ये भी करेंट एसेट्स है, ये भी करेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसको तीनों है सो करेंट एसेट्स है। कहता है अधिक विक्रय मूल्य 4 लाख है ना, विक्रय की लागत 3,10,000 है, तो परिचालन व्यय क्या होगा, 4 लाख रुपया विक्रय का मूल्य है, लागत है 3,10,000, लागत कितना है 3,10,000, तो 3,10,000 है, तो देखेंगे कि 4 लाख रुपया बेचिए, 3 लाख लागत तथा 4 लाख माइनस 3,10,000 बराबर बचेगा कितना 90,000, तो 90,000 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, अंतिम खाते कब तैयार किए जाते हैं, तो अंतिम खाते जो तैयार किया जाता है कैलेंडर वर्ष के अंदर, लेखांकन अवधि के अंत में, कर निर्धारण वर्ष के अंदर, प्रत्येक दिवाली पर, ये दिवाली पर ये गलत है, दिवाली पर होगा नहीं, दिवाली पर होगा नहीं, है ना। कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर होता है इनकम टैक्स में, तो लेकिन ये लेखांकन अवधि होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, जिस लेखांकन अवधि को बनाते हैं उसी लेखांकन अवधि को हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते। कहता है क्रय किए गए माल पर ढुलाई भाड़ा दिखाया जाता है, जो माल हम लोग क्रय किए, है ना, कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज एंड फ्राइट ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में देगा, पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाया जाता है। इसमें से है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये देखिए ये डेबिट साइड के बारे में बात कर रहे हैं,
इसको डेबिट साइड, यदि यही क्रेडिट साइड रहेगा तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस यदि क्रेडिट होगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो इसको दिखाया जाता है 34 व्यापार ट्रेडिंग अकाउंट पे। कहता है निम्न में से कौन सा इनपुट उपक्रम है, निम्न में से कौन इनपुट उपकरण है, निम्न में से कौन इनपुट उपकरण है। तो इनपुट उपकरण, इनपुट जिससे इनपुट किया जाता है, कीबोर्ड, कहता है मॉनिटर, है ना, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लैपी डिस्क। तो इनपुट जो उपकरण होता है जो इन करता है तो इसको इनपुट बोलते हैं बी, मॉनिटर। मॉनिटर इनपुट उपकरण नहीं, नहीं है, नहीं है, मतलब मॉनिटर इनपुट नहीं, ये आउटपुट उपकरण है, आउटपुट। इसलिए आउटपुट है क्योंकि इससे भी जो भी डाटा देते हैं वो हमको बाहर आता है, आउटपुट है। कीबोर्ड से हम लोग डाटा, मैग्नेटिक डाटा इन करते, फ्लैपी डिस्क से इन करते हैं, ठीक है। ये मॉनिटर इनपुट डिवाइस ना रख के इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आउटपुट है। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का दिमाग, है ना। तो कंप्यूटर का दिमाग जो होता है बाबू वो होता है सीपीयू, सीपीयू। इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे। बाइनरी नंबर कहता है कौन सा दो अंक बाइनरी पर, तो दो अंक होता है 0 और 1। कोई भी चीज को काटेंगे तो 0 और 1 से होगा, 0 और 1 से ही कटेगा, है। कहता है लेखांकन प्रतिवेदन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, लेखांकन में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, लेखांकन में कौन सी विशेषता होगा। तो कहता है कि उपयुक्तता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, है ना, पूर्णता होना, सब होना चाहिए, डी। इसका हो जाएगा डी, है ना। आगे चलेंगे। चलिए अब लोग लास्ट में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन डीबीएमएस का उपकरण है, निम्न में से कौन डाटाबेस मैनेजमेंट का उपकरण है, फाइल मैनेजर, व्यक्ति, ये नहीं है, शब्द को डाटा का है, हाँ डी, ए और सी। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर क्यू। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि IQL का पूरा नाम क्या है ना। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, अच्छा क्वालिटी लैंग्वेज, क्वालिटी नहीं होगा जी, सर्विस क्वेश्चन लिस्ट नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, तो ये होगा ये। 40 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा। ये आपको मिल गया, ये आपको पता चल गया 40 क्वेश्चन। इसके अलावा यदि देखेंगे तो आपके यहाँ आपको जो है इसके अलावा 12th क्लास, जो 12th क्लास जो 2026 में एग्जाम लिखेंगे, है ना, उसके लिए गुड न्यूज है। न्यूज ये है कि आपके लिए क्लास 12th का जो कॉमर्स का है वो स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है और अभी चल रहा है। उसका एडमिशन, जो उसका एडमिशन एक तरीका से एकदम मिनिमम फी रखा गया है 499। 499 में कॉमर्स खत्म, ऑल सब्जेक्ट। अकाउंट्स मिलेगा हम पढ़ाएंगे, बीएसटी मिलेगा वो हम पढ़ाएंगे, मैथ है, बीएमटी है उसको हम पढ़ाएंगे। आपको मिलेगा इंग्लिश के लिए स्पेशल टीचर आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल टीचर मिलेंगे। मतलब 499 में मिनिमम फी में आपका 12th क्लास कॉमर्स का पूरा ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। क्या क्या इसके साथ आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, मतलब आपको एक तरीका से लाइव क्लास तो मिलेगा, लाइव क्लास के साथ आपको वीडियो भी मिलेगा, वीडियो भी भेजा जाएगा। उसके बाद पीडीएफ नोट्स, उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा जो मेरा हाथ से लिखा हुआ और एकदम सटीक लैंग्वेज से आपको मिलेगा। इसके बाद लाइव डिबेट क्लास, लाइव डिबेट क्लास हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, सारा सॉल्यूशन हम आपको लाइव में देंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट और क्विज, कभी कभी टेस्ट वो तो होगा लेकिन क्विज भी होगा, है ना। और एनसीईआरटी, सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी पैटर्न से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। और जो
बोले नोट्स जो मिलेगा वो हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा, मेरा हाथ से लिखा हुआ, और बेहतर बेहतर लैंग्वेज में मिलेगा। तो बच्चों अब इसको देर ना करें, मिशन मंजिल का जो ऐप है प्ले स्टोर में जाए, उसको डाउनलोड करें, और 499 में आप 12th कॉमर्स पूरी एकदम आज़ादी के साथ पढ़ें। आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा, बेहतर लैंग्वेज मिलेगा, अब बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आप देर ना करें, ये सारे चीज़ मिनिमम फी में आपको मिलेगा। तो थैंक यू। आप एक बार मिशन मंजिल का ऐप जो प्ले स्टोर से कॉमर्स वाले स्टूडेंट डाउनलोड करें, फिर उसको आप लोग यहाँ से परचेज करें, कोर्स को परचेज करें, फिर आपके साथ हम लाइव क्लास जुड़ेंगे, आपको बेहतर क्लास मिलेगा। इसी बातों के साथ धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में एक और हम लोग है ना एक सेट और बनाएंगे। अभी सेट का कारवां चलते चलेगा, अभी बहुत आगे हम लोग जब तक एग्जाम नहीं होता है सेट चलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।